So hello guys, my name is Aditya Shivare and welcome to my channel Reality Talks। तो यार इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिस्क को एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करके इस चैप्टर को आज इस वीडियो के साथ एंड करेंगे। चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हो जाती है कि रिस्क क्या होता है। तो देखो, द बिजनेस रिस्क refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to the uncertainties or unexpected events। यानी कि जो बिज़नेस रिस्क होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो या तो हमको प्रॉफिट दिलाती है या तो हमको लॉसेस दिलाती है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में हमको नहीं पता कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको नहीं पता है कि वो फ्यूचर में यार वो बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा या बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वो तो जब आप उसको लॉन्च करोगे तब पता चलेगा। तो जब तक के लिए आपके पास आपके ऊपर एक रिस्क रहती है, राइट। तो उस रिस्क को आपको बेयर करना पड़ता है। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है यार कि जो बिज़नेस रिस्क होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होती है प्योर रिस्क। तो चलो यार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस, राइट। तो क्या होता है कि जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क होती है इसमें या तो हमारे चांसेस होते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या तो हमको लॉस हो जाएगा। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि जब आप घर से बाहर जाते हो और आप एकदम से फ़ोन चेक करते हो और आपको अपने घर से 20 मिस कॉल्स मिलते हैं, राइट, आपकी मम्मी के। अब आप क्या करोगे? आप जल्दी से घर जाओगे। अब आपको नहीं पता कि घर में क्या होगा, तो यहाँ पर एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हो गई, राइट। अब आप जैसे ही घर पहुँचे, राइट, अब क्या होगा? या तो आपकी मम्मी आपको मारेंगी या तो नहीं मारेंगी। तो ये क्या है, उनकी मूड पे डिपेंडेंट है, जो कि हमको नहीं पता। तो वो भी क्या हो गई, एक अनसर्टिनिटी हो गई, राइट। तो यहाँ मम्मी का मूड एक अनसर्टिनिटी है। और अब अगर वो मार देती हैं तो बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप बर्बाद हो सकते हो। और सेकंड चीज़ है कि अगर उनने नहीं मारा, उनका मूड अच्छा हो गया तो राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली विद बिजनेस, अगर आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो बहुत ज़्यादा चल जाता है तो येस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो लोगों को पसंद आ गया तो येस आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप की जो मार्केट कंडीशंस की जो रिस्क होती है वो बेसिकली एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, राइट। तो चलो यार दूसरी चीज़ पे चलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपको या तो लॉस होगा या तो नो लॉस होगा। यानी कि अगर आपकी दुकान में आग लग जाती है, राइट, तो वहाँ पर क्या होगा, या तो पूरे गुड्स जल जाएंगे तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा, या तो आपके गुड्स नहीं जलेंगे। क्या पता किसी कारण से अगर आपने बहुत सारी कुछ सिक्योरिटीज़ लगाई हों और समय पर आग को हम बुझा दें तो वहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट की तो कोई वहाँ पर गारंटी नहीं, वहाँ पर कोई भी संभावना ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर जब कोई संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्योर रिस्क। यहाँ पर आपको या तो लॉस होता है या तो नो लॉस होता है। इसके एग्जांपल्स है फायर यानी कि आग लग जाना, थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाना, और या फिर आपके वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे तो इससे क्या होता है, आपको प्योर रिस्क हो जाती है, राइट। अब चलो यार नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। यानी कि जब भी जो बिज़नेस रिस्क होती है वो कब अराइज होती है? अनसर्टेनिटी के कारण। तो जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पर बिज़नेस रिस्क ज़रूर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल क्लैमिटीज़, तो यार बिज़नेस को नहीं पता कि कब अर्थक्वेक आ जाए, है ना। अब अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसको ये भी नहीं पता कि कितना लॉस हो सकता है। पहली चीज़, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, तो अगर टैक्स बढ़ा दिए तो प्राइस बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, तो लोग ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे। लोग के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाएँ। अगर आपको पहले लूना बाइक पसंद थी और अब आपको क्या पसंद है, KTM बाइक पसंद है, तो क्या हो गया, आपका टेस्ट बदला ना। तो अगर आज के टाइम पे कोई लूना बाइक बनाएगा तो आप नहीं खरीदोगे भाई उसको। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ आती है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कि यार बिज़नेस कोई सा भी हो, राइट, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह रिस्क तो होगी। हाँ,
कम ज़्यादा हो सकती है कि बड़े बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क है, छोटे बिज़नेस में कम रिस्क है, लेकिन रिस्क तो होगी। और इस रिस्क को कभी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, है ना। हाँ, आप इसको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हो, इसको आप कम कर सकते हो, राइट। तो इससे हमको समझ में आता है कि रिस्क जो है वो हमेशा होगी ही होगी। तो चलो यार आगे वाले पॉइंट में बढ़ते हैं, वो है डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज़ ऑफ बिजनेस। यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो कितना बड़ा है, यानी कि अगर आपका जियो की जैसी कंपनी है बहुत बड़ी तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, और अगर आपकी छोटी सी एक किराना शॉप है घर के पास वाली तो आपको थोड़ी सी कम रिस्क है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना बड़ा बिज़नेस है उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पर मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ नेचर, राइट। तो नेचर का मतलब क्या होता है, ये जो नेचर वर्ड मैंने यूज़ किया इसका मतलब आप किस फील्ड पे बिज़नेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल शॉप खोल के रखी है या फिर मोबाइल की कंपनी खोल के रखी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोबाइल की कंपनी में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप इतनी सी भी गलत टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो या फिर आपके फ़ोन में इतना सा भी डिफेक्ट आता है तो क्या होगा, तुरंत ही आपकी गुडविल गिर जाएगी, तुरंत ही आपको लॉस हो जाएगा। गुडविल मतलब इज्जत होती है, ठीक है, अपनी बिज़नेस की, राइट। तो समझ में आया ये पॉइंट। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब हो जाता है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क अगर सह रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कसिनो। अगर आप कसिनो में जाते हो और आपने एक नंबर पे अपना पूरा पैसा, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने पूरा पैसा लगा दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी रिस्क उठाई है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो आप 25% मिलेगा, यानी कि आप बहुत अमीर बन जाओगे, राइट। 1 लाख रुपए का 25% बहुत होता है यार, तो बहुत मिलेगा और आराम से ऐश करोगे। लेकिन अगर ये नहीं आ पाया नंबर तो आप लॉस में भी जा सकते हो। तो ये होता है कि यार अगर आप रिस्क को बेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और आप लॉस के डर से अगर रिस्क ही नहीं उठाते हो तो आपको कभी प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए कहते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क उठानी चाहिए, जितना रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे, राइट। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको चलता है कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क है, यानी कि कॉजेज़ क्या होते हैं, रीज़न्स क्या होते हैं कि जो बिज़नेस रिस्क आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि इन जो कॉजेज़ होते हैं इन पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि नेचुरल कॉजेज़। अब नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमाइन एक्सेट्रा। यानी कि क्या होता है कि कभी जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में देखा हो कि फार्मर्स इतनी अच्छे से सब कुछ अपनी जो खेती बाड़ी करते हैं, पूरे क्रॉप्स को उगाते हैं, राइट, हर चीज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं, राइट। इतनी हैवी रेनफॉल होती है, फ्लड्स आ गए, या फिर रेनफॉल ही नहीं हुई। तो रेनफॉल नहीं होती है तो क्या होता है कि जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है उनका क्या होगा, पूरी खेती बाड़ी ख़त्म हो गई यार, पूरे क्रॉप्स ख़राब हो गए। तो क्या हो गया, नेचुरल कॉज के कारण पूरा बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए जो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं एक तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होते, और हमको ये नहीं पता होता कि कब क्या तबाही, कितनी तबाही मचा सकते हैं। तो राइट, ये पहले कॉजेज़ हो जाते हैं। उसका फिर जो सेकंड हो जाते हैं वो होते हैं ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ क्या होते हैं, ह्यूमन कॉजेज़ जो होते हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि हो क्या रहा है कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वही आपके साथ डिसऑनेस्टी कर दें, यानी कि वही आपको धोखा दे दें, तो क्या होगा, आपका पूरा बिज़नेस ख़राब हो सकता है। क्या पता आप ही को CEO के जो चेयर है उससे हटा दें, जिसकी स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था, राइट। तो इससे क्या होता है कि इस ह्यूमन कॉजेज़ के कारण कभी कभी जो दो CEOs होते हैं उनका एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इससे बिज़नेस बहुत इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ह्यूमन की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, इसको बहुत अच्छा होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने मैनेजर पे ट्रस्ट करे, जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करे, ताकि बिज़नेस बहुत ही स्मूथली वर्क कर सके, राइट। तो इसके कारण भी एक रिस्क हो जाती है, राइट। जो इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं रिलेटेड टू डिमांड ऑफ गुड्स, प्राइस और चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस ही बढ़ा दे एकदम से, तो क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ जाएगा। GST बढ़ रहा है रोज़, क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, राइट, अगर आपके कॉम्पिटिटर है उसने प्राइस कम कर दिया तो आपको भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बिस्किट बना रहे हो वो है 15 रुपीज़ की,
और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सेम बिस्किट बना रहा है 10 रुपीज़ की, तो लोग आपका बिस्किट तो ख़रीदेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको कम करना पड़ेगा प्राइस, राइट। ये चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। अब जो अदर कॉजेज़ होते हैं उसमें और चीज़ें आती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स। अब इसके आप मशीन ख़रीद के लेके आए और वो मशीन चलते चलते एकदम से बस्ट आउट हो गई, एकदम से पूरी बंद पड़ गई, पूरी उसकी वायरिंग जल गई, तो क्या हुआ, यहाँ पर ना तो नेचुरली वो चीज़ हुई, ना किसी ह्यूमन ने करी, वो अपने आप ही हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अदर कॉजेज़ में। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, क्यों, क्योंकि मशीन्स बहुत महंगी आती हैं यार, 10-10 करोड़ की मशीनरी होती है, 1-1 करोड़ की मशीनरी होती है। इससे क्या होता है, बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे फेलियर्स के कारण ऐसी रिस्क एक बनी रहती है कि अगर ये ख़राब हो गई तो बहुत बड़ा हैवी लॉसेस हो सकता है। जहाँ रिस्क है वहाँ पर लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो हमने रिस्क का टॉपिक तो ख़त्म कर लिया है, अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस में चलते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट में ही जब हम बिज़नेस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना, राइट। इसके अलावा भी इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, सिर्फ नहीं, प्रॉफिट कमाना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सुनो। तो यार क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, ऑब्वियसली जो बिज़नेसमैन है, जो सीईओ है या फिर जो बिज़नेस पार्टनर है, वो बिज़नेस क्यों कर रहा है, ताकि उसको कुछ पैसा मिले यार, उसको कोई प्रॉफिट हो, उसकी भी फैमिली है, उसको भी कमाना है। तो बेसिकली ये प्रॉफिट से क्या होता है, वो अपने यूज़ में लाता है। सेकंड चीज़ हो जाता है कि वो स्मूथ वर्किंग के लिए ये प्रॉफिट को चाहता है। अगर आपका एक बिज़नेस है तो आपको अपनी पेमेंट्स करनी है, आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको पेमेंट करनी है, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसको मीट आउट करना है, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। तो ये सब तो हमको सबको पता था यार। चलो आगे पढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के। यार एक और जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि आप मार्केट में कहाँ पर स्टैंड करते हो, यानी कि आपकी रैंक क्या है मार्केट में, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने आगे हो। तो बेसिकली हर बिज़नेस चाहता है कि वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उससे हमेशा आगे निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओप्पो का एक फ़ोन आता है तो वीवो भी वैसा ही एक अच्छा फ़ोन तुरंत निकाल देता है। अगर ओप्पो के में बैक फिंगरप्रिंट है तो वीवो के में फ्रंट फिंगरप्रिंट आता है। अगर उसका कैमरा उससे अच्छा है तो वो भी उतने अच्छे कैमरे के साथ ही अपना न्यू फ़ोन लॉन्च कर देता है, और उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, एक फ़ोन लॉन्च हुआ दूसरा फ़ोन लॉन्च जाएगा, फिर एक फ़ोन लॉन्च हुआ फिर दूसरा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अपने कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन है और इसको में बहुत ज़्यादा रिस्क भी होती है, राइट। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से मार्केट स्टैंडिंग बना के रखे, राइट। चलो यार थर्ड पे चलते हैं। होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हों। तो अब आता है यार इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, बेसिकली न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते रहना, न्यू मेथड्स का यूज़ करते रहना। अगर आप दूरदर्शन पे रामायण या महाभारत देखते हो तो आपने अमूल की ऐड ज़रूर देखी होगी। अमूल की ऐड को अगर आप ध्यान से देखें तो यार उसकी जो पुरानी ऐड थी वो कैसे आती थी और आज की ऐड देखो तो कितनी एडवांस हो चुकी है। यानी कि उन लोगों ने आइडियाज़ का यूज़ किया है। पहले वो थोड़े से वैसे टाइम के हिसाब से आइडियाज़ लाते थे और आज के टाइम पे एक नए आइडियाज़ हैं, राइट, जो कि आज के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको समय के साथ, टाइम के साथ आपको अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, राइट। ये लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको हमेशा इनोवेशन करना चाहिए, राइट, सक्सेसफुल बनने के लिए। और चीज़ हो जाती हैं, वो हो जाती हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट्स विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट। इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। देखो सबसे पहले एफिशिएंसी का मतलब समझो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कितना इनपुट दिया, यानी कि हमने कितना अपने रिसोर्सेज को लगाया और हमको कितना आउटपुट मिला। तो अगर हमने कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकाल लिया तो हम बोलेंगे कि हाँ आई एम एफिशिएंट, माय मैनेजर्स आर एफिशिएंट एंड मेरी जो बिज़नेस है दैट इज़ प्रोडक्टिव। जिसके आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लेके आ पा रहे हो। आप सिर्फ दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हो और आपके 90% आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि येस यू आर एफिशिएंट एंड यू आर प्रोडक्टिव, राइट। तो हमेशा हर बिजनेसमैन चाहता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमेशा प्रोडक्टिव बना रहे, वो कम से कम पैसों में ज़्यादा आउटपुट निकाल सके, राइट, कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। चलो यार आगे बढ़ते हैं।
फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यार रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि बिज़नेस यूज़ करता है, जो कि बिज़नेस इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, एक होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो देखो फिजिकल रिसोर्स क्या होता है? जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, राइट, एसेट्स हो गए, मशीनरी आती है जिसमें, लैंड आता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब फिजिकल रिसोर्स होते हैं, ये सब आप लगाते हो, रॉ मटेरियल्स हो गए, राइट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में पैसा आता है, तो आप पैसे से क्या कर रहे हो? अब फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे तभी तो मशीनरी खरीद पाओगे। अब मशीनरी भी खरीद ली यार, लेकिन उसको चलाने के लिए तो ह्यूमंस चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी काम आता है, राइट। तो आपको ये तीनों रिसोर्सेज बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, बहुत एफिशिएंट चाहिए होते हैं, ताकि आपकी जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सके, राइट। समझ में आया आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमको समझ में आता है मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। कि यार मैनेजर का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से लीडर्स होते हैं। जो लो लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको संभालना मैनेजर्स का काम होता है। तो उनको मोटिवेट रखना, उनको इंस्पायर करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, ये सब कौन करते हैं? मैनेजर्स। तो अगर हमारे पास बहुत अच्छे मैनेजर्स होंगे तो हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होंगी, राइट। इसलिए मैनेजर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यार आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। वो है कि जो हमारा वर्कर्स का एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। उनका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा पीक पे रहना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही डायरेक्टली मशीन्स को चला रहे हैं, वही डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का। तो अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, अगर उनको एक तरीके की डिसऑनेस्टी रहेगी कि यार हमारे मैनेजर्स तो हमारी सैलरी काटते रहते, तो वो क्या करेंगे? वो उतने अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे, राइट। तो हमें हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो बहुत अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे। तो चलो यार नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन सोशली डिज़ायरेबल मैनर। तो बेसिकली हर एक बिज़नेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, राइट। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं वो फंड्स देते रहते हैं, डोनेशंस देते रहते हैं, ताकि जो सोसाइटी है उनको लगे कि हाँ ये बिज़नेस हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। इससे बिज़नेस की जो गुडविल है, उसकी जो इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, राइट। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। हमने सारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, हमने सारे टॉपिक्स का कवर कर चुके हैं, और मैंने आपको पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक फॉर्म फिल करके मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो, आपका कोई भी सजेशन हो, आप प्लीज़ मुझे मेरी ईमेल कर दीजिए और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।